ये घाना की राजधानी अक्रा का उपनगर एग्बोग्ब्लोशी है। स्थानीय लोग इसे सोडोम और गोमोरा के नाम से जानते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डंप ही इनकी रोजी रोटी है। पहले ये उनका पेट भरता है, फिर उनकी जान ले लेता है। ये अफ्रीका में जहरीले पदार्थों और धातुओं वाली सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में से एक माना जाता है। तुम्हें क्या मिला? देखो ये तांबा है। ये चलेगा? ये एल्युमिनियम है। हम इसे बेच सकते हैं। एमेनुअल अकंदिरिके का पूरा बचपन एक डंप साइट पर गुजरा है। उसने कभी पढ़ाई नहीं की तो वो कोई और काम नहीं कर सकता। ये काम ही उसके जीवन गुजारने का एकमात्र जरिया है। मैं 14 साल का हूँ। मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। उन्होंने मुझे काम करने के लिए यहाँ अकेला छोड़ दिया और कहा कि वो किसी दिन वापस आएंगे और मुझे अपने साथ घर वापस ले जाएंगे। घाना के कानून के मुताबिक एमेनुअल को बालिग होने तक काम करने का अधिकार नहीं है, मगर इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इधर काम करते हैं। कुछ बच्चों के माँ बाप नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, उसकी माँ है तो वो उसकी देखभाल नहीं करती। कुछ बच्चे तो सुबह ही जल्दी काम पर आ जाते हैं, फिर 12 बजे के बाद स्कूल भी जाते हैं। कुछ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है कुछ बच्चे तब यहाँ आते हैं। कुछ बच्चे सुबह आकर यहाँ लोहा इकट्ठा करते हैं, उसे बेचते हैं, उस पैसे से खाना खाते हैं और फिर स्कूल चले जाते हैं। तांबा निकालने का काम मुनाफे का नहीं है। मैं बेचने के लिए धातु इकट्ठा करता हूँ। मैं एक दिन में 20 से 40 सेढ़ी कमाता हूँ। ये 250-400 रुपए के बराबर है, जिससे एमेनुअल के कम से कम एक वक्त के खाने का बंदोबस्त तो हो ही जाता है। घाना में हर साल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप और एशिया से हजारों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा आता है। इस डंप साइट में कचरा बीनने वालों से लेकर उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराने वालों तक के लिए पर्याप्त काम है। समीसा अबू बकारी रुबाबा खाना बेचती हैं। वो यहाँ पर बस 2 हफ्ते पहले ही आई। वो घाना के उत्तर से हैं, जहाँ कोई रोजगार नहीं है। मेरी दोस्त ने मुझे इस जगह के बारे में बताया। वो अक्सर स्कूल की छुट्टियों के दौरान यहाँ आती थी और कोल्ड ड्रिंक्स बेचती थी। एक दिन जब वो घर लौटी तो उसने मुझे समझाया कि यहाँ काम जमा कर पैसे कैसे कमा सकते हैं। तब मैंने फैसला किया कि मैं भी यहाँ आऊंगी, पर सिर्फ अपनी परीक्षाएं पास करने के बाद। मैं अपनी दादी के साथ रहती थी। उनके पास पैसे नहीं थे। मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब हैं। वे मामूली से किसान हैं। समीसा 18 साल की हैं, मगर उसने अभी तक हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की। उसकी पढ़ाई पूरी होने में 2 साल बाकी हैं। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं पढ़ाई कर पाऊं। मैं 9वीं पास हूँ
और मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ ताकि मैं कॉलेज में पढ़ सकूँ। मैं नर्स बनना चाहती हूँ जिससे मैं अपने माँ बाप और दादी की देखभाल कर सकूँ। हमने 1991 में ये स्क्रैप लोहा इकट्ठा करना शुरू किया था। तब हम 15 लोग थे, अब 4-5 हजार से ज्यादा हैं। ये स्क्रैप का बिजनेस बहुत अच्छा है। हम बस मेटल रिसाइकल नहीं करते, बल्कि हम अपनी सभी स्थानीय कंपनियों को हर साल ज्यादा से ज्यादा लोहा सप्लाई करते हैं। इसलिए हमारा काम घाना में नंबर 1 है। RB 131 SR 2087 हम लेड और कैडमियम की जांच कर रहे हैं जो यहाँ रह रहे लोगों, बच्चों से लेकर बड़ों तक की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। WHO के मुताबिक मिट्टी में लेड की मात्रा 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए और हम यहाँ सैंपल लेते हैं। उन जगहों पर 1000 से 2000 ppm से ज्यादा लेड पाई जाती है। हम सड़क की ओर जाएंगे जहां से हमने काम शुरू किया था और फिर वापस इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। – 2010 में हमने ब्लैकस्मिथ इंस्टीट्यूट और घाना स्वास्थ्य सेवा के साथ काम किया था। हमने 80 लोगों में दूषण के स्तर की जांच करने के लिए उनका ब्लड और यूरिन टेस्ट किया। उनके खून में दूषण का स्तर बहुत ज्यादा था, मतलब इतना ज्यादा कि अगर आपने दवाएं और अच्छा आहार नहीं लिया और इस जगह को नहीं छोड़ा तो कुछ समय बाद आप बीमार हो जाएंगे। और अगर आप बीमार हुए और आपने अगर दवा नहीं ली तो आप शर्तिया पक्का मर जाएंगे। किसी भी प्लास्टिक को जलाने से जहरीले पदार्थ निकलते हैं और उन सभी के मिश्रण से बनते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जहर। ये पदार्थ शरीर को तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आपकी उम्र हर दिन घटती जाती है, मानो आप हर दिन चूहे मारने की दवा खा रहे हो। वेस्ट प्रबंधन कंपनी के मैनेजर विक्टर शेफर जर्मनी से घाना आए। यहाँ कचरे से संबंधित काम करना पश्चिमी यूरोप की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है। मैंने कचरे में से काम करना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे खाद बनानी थी, क्योंकि घाना के कचरे में यूरोप की तुलना में अधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मैं यहाँ 40 साल से ज्यादा से रह रहा हूँ और इतने सालों में यहाँ के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं और ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कानून नहीं है, लेकिन कोई भी इन कानूनों को लागू नहीं करना चाहता। पर्यावरण पर कानून है लेकिन हर कोई अपनी मर्जी चलाता है और दिक्कत यही है और ये चीज यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए परेशानी खड़ी करती है। देखिए जरा हम कहाँ रह रहे हैं। हम यहीं चलते फिरते हैं, यहीं खाते हैं। ये हमारे लिए बहुत खराब है। हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ इंसान रहते हैं और हर दिन डंप साइट का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। यहाँ युवा रहते हैं। हमें अपनी तो नहीं पर अपने बच्चों की तो फिक्र है। आपको खुद की भी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ तो आपके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो ये काफी गंभीर समस्या है और इसीलिए हम इन्हें भी यहाँ लाए हैं ताकि अधिकारियों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव हम सब मिलकर बना सकें। आपको हमारी मदद करनी होगी क्योंकि ये सही नहीं हो रहा। जो लोग इस जमीन के मालिक हैं वे पैसे छाप रहे हैं। वे हर दिन बहुत सारा पैसा कमाते हैं और वो भी बिना किसी टैक्स के।
इमैनुअल का परिवार हमेशा से गरीबी में रहा है। जब उसकी माँ जिंदा थी तो उसके लिए जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी। उसकी माँ ने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया। उसने दिन रात काम किया। जब मैं 7 साल का था तब मेरी माँ मर गई। एक दिन वो सड़क से जा रही थी और किसी ने उनको गाड़ी से ठोक दिया। जब वो घर आए तो वो बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मुंह से खून निकल रहा था। उन्हें अस्पताल ले गए। फिर हमारे शहर के एक वैद्य के पास ले गए, लेकिन वो भी उन्हें बचा नहीं पाए। उन्हें हमारे शहर में दफना दिया गया। इमैनुअल का दिन आज अच्छा है। उसने भरपेट खाने के लिए पैसे कमा लिए हैं और अब वो अपनी झोपड़ी में आराम कर सकता है। ये 2-3 मंजिली झुग्गियां डंप साइट के बिल्कुल बगल में हैं। यहाँ लोग खाते हैं, सोते हैं और जानवर भी पालते हैं। डंप साइट से आने वाली बदबू और चारों तरफ जहरीले पदार्थों पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं हमेशा साफ सुथरी जगहों से खाना खरीदती हूँ। मक्खियों से बचाने के लिए मैं हमेशा खाने को ढक कर रखती हूँ। हैजा तो सबसे बुरी बीमारी है, पर मुझे पता है कि ये कूड़ा घर बाकी कई इन्फेक्शनों से भरा हुआ है, तो मैं हमेशा सतर्क रहती हूँ। जब मुझे कहीं से बहुत गंदी बदबू आती है, जो कि अक्सर होता है, तो मैं अपनी नाक को एक कपड़े से ढक लेती हूँ और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। अगर आप इन सब में विश्वास नहीं करते तो आप कह सकते हैं कि जितने लोग इस कचरे की वजह से मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग यूरोप में सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। आंकड़े शायद यही कहे, पर अगर आप इनमें से कुछ लोगों की गिनती करें जो इस कचरे की वजह से बीमार हो जाते हैं, बाद में मर जाते हैं, और कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र कम हो गई, किसी को भी इसकी परवाह नहीं कि वे क्यों मर रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि वो एग्बोक ब्लोशी में काम करते थे इसलिए वे केवल 20-25 साल ही जी पाए। ये प्रिंसेस मैरी लुई पीएमएल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। हर दिन 200 से 400 बीमार बच्चे यहाँ लाए जाते हैं। बहुत से बच्चे एग्बोक ब्लोशी से भी आते हैं। ये हॉस्पिटल के कुछ जनरल वार्ड हैं। ऐसा भी एक समय था जब हमारे पास ज्यादा मरीज नहीं आते थे, लेकिन अब साल भर यहाँ मरीजों की भीड़ लगी रहती है क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ की वजह डंप साइट से निकलने वाले जहरीले पदार्थ हों। एग्बोक ब्लोशी डंप साइट के जहरीले पदार्थों से कितने लोग मरते हैं, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। कोई भी इस पर्यावरणीय आपदा के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या दर्ज नहीं कर रहा है। घाना में इसके कोई भी आंकड़े मौजूद नहीं है। एग्बोक ब्लोशी के 2 चेहरे हैं। एक और ये पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा फलों का बाजार है, सबसे बड़ी फलों की मार्केट।
और वहीं दूसरी ओर ये न केवल पश्चिम अफ्रीका की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दूषित डंप साइट है। और इन दोनों के बीच में बस एक ही सड़क है, जिसका मतलब है कि जब बच्चे ये सारा कचरा, ये सारी प्लास्टिक जलाने लगते हैं तो उसके बाद सारा धुआं जाकर फलों पर ही बैठ जाता है। लोग यहाँ बाजार से जो कुछ भी खरीदते हैं, प्याज वगैरह, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ तो पशुपालन भी होता है, वे उन्हें मारते हैं और उनका मांस खाते हैं। और ये सिर्फ यहाँ के लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समस्या अक्रा के बाकी हिस्सों में रह रहे लोगों को भी प्रभावित करती है। कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ खाने को दो। बिल्कुल, पैसा दो, खाना लो। अरे चलो भी। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो सबसे पहली चीज जिस पर मैंने गौर किया वो थी कि यहाँ बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं। मैं उनमें से कुछ से मिली। वे सभी 15 से 17 साल की थीं। वे उन मर्दों को जानती भी नहीं जिन्होंने उन्हें गर्भवती बनाया। वे इस बात से परेशान हैं कि उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास कोई मर्द नहीं है। काम से घर लौटते वक्त मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कॉपी, किताब, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे कहाँ से कमा सकती हूँ, और सोचती थी कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाऊंगी। मेरे माँ बाप इसका खर्च नहीं उठा सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे यहाँ काम करना पड़ता है। घाना में आधिकारिक तौर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कचरा नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ तो दुकानों में बेचे जाने वाले सेकंड हैंड डिवाइसेस ही आते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सामान है जो मांग में है तो आप एक दिन में 10,000 सीडी यानी 2.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। ये एक ऑर्गन है। इसे आमतौर पर चर्च में सर्विस के दौरान और बाकी समारोह में बजाने के लिए खरीदा जाता है। ये है होम थिएटर, एम्पलीफायर वाले स्पीकर्स, और ये है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, कंप्यूटर मॉनिटर्स। ये सब सेकेंड हैंड माल है। ऐसा कई बार होता है कि हम खरीदारों को या डीलरों को बिना चेक किया हुआ सामान बेच देते हैं, पर अक्सर बेचने से पहले हम उन्हें रिपेयर करते हैं, पर दुर्भाग्य से हर चीज रिपेयर नहीं की जा सकती। क्या आप अपने बिजनेस से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मुझे खुशी है कि न केवल मेरे बल्कि इस बिजनेस से जुड़े सभी लोगों के पास कमाई का एक जरिया है, और इसी से हमारा गुजारा चलता है। विक्टर शेफर का मानना है कि सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार ई कचरे की तस्करी के लिए आड़ का काम करता है। इसमें मुनाफा भी गजब का है। इसका सालाना टर्नओवर $250 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए है। ये एक तरह की माफियागिरी है। पुराने कंप्यूटरों का कारोबार करने वाले यही करते हैं। वे 40 फुट का कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के पीछे की तरफ सभी बेकार और खराब पड़े कंप्यूटर रख दिए जाते हैं, और आगे की तरफ काम करने वाले कंप्यूटर बेवकूफ बनाने के लिए रख देते हैं। इलेक्ट्रिक कचरे को बढ़ावा देने वाले इसी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। विकसित देशों में टूटे फूटे डिवाइसेस को इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए उन्हें यहाँ घाना की डंप साइट पर भेज दिया जाता है। सभी जानते हैं कि इन कंटेनरों में पड़े माल की कीमत कितनी है।
अगर आपके पास 40 फुट का कंटेनर है तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसमें पड़े माल और स्क्रैप को बेचकर आप कितनी कमाई कर सकते हैं। ये तकरीबन 35 लाख रुपए का सौदा है। मुनाफा बढ़ाने के लिए वे गरीब लड़कों को काम पर लगाते हैं जो उत्तर से और बाकी की जगहों से कुछ पैसे कमाने के लिए यहाँ अकरा में आते हैं। आप कभी भी किसी एक्सपोर्टर के पास जाकर सीधा ये तो नहीं कह सकते कि आपने अफ्रीका में 5 बच्चों को मार डाला। आप इसे साबित ही नहीं कर सकते और बेशक वो दोष अपने ऊपर नहीं लेंगे और कहेंगे मेरे पास खरीदार आया और मैंने उसे इस्तेमाल किया हुआ माल बेच दिया। अब मुझे थोड़ी ना पता है कि वो इसके साथ आगे और क्या करेगा, कहां बेचेगा, किस तरीके से बेचेगा। ये धंधा बहुत खतरनाक है। आपने जो इकट्ठा किया है वो कोई भी आपसे छीन सकता है। मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। ये एक लड़का है मेरे ही शहर से। वो अब यहीं रहता है। उसके पास मेरे पापा का फोन नंबर है। एक बार मेरे पापा ने उसे फोन किया और कहा कि मैं उनका इंतजार करूं। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने दोस्त के फोन से अपने पापा को फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कुछ लोग यहाँ देखो काम कर रहे हैं, सभी यही काम करते हैं, कुछ वहाँ कुछ यहाँ। आप देख सकते हैं कि ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है। जो भी यहाँ काम करता है उसे कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। ये बिजनेस ऐसे ही चलता है। एग्बो ग्लोशी डंप साइट को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर का अपना एक सुपरवाइजर होता है मगर अंतिम फैसला हमेशा अब्दुलाई अब्दुल रहमानी का होता है। इधर हर चीज की और हर किसी की मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो यहाँ आ सकता है ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। अगर कोई गलत है तो मैं कहता हूँ तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। या अगर किसी ने किसी के पैसे मार लिए, किसी की बात किसी को बुरी लगी तो सब मेरे पास आते हैं। मैं उनसे बात करके मसले का हल निकाल देता हूँ। जैसे कल के वक्त मैं पुलिस स्टेशन गया था। हमारे लड़कों को गुंडों ने पीटा और उसे चाकू भी मार दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसलिए कल मैं इसे सुलझाने के लिए, इस मामले को शांत करने और झगड़े को बंद करने के लिए वहां गया था। तो अगर किसी को पुलिस हिरासत में लेती है तो मैं वहां जरूर जाता हूँ। एक बार एक लड़के ने मेरी जेब काटकर मेरे सारे पैसे लूट लिए। पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ है तो मैंने अपने दोस्तों को बताया। उन्होंने उसे ढूंढकर पीटा और मुझे अपने पैसे वापस दिलाए। वैसे तो मैं ज़्यादा फुटबॉल नहीं खेल पाता पर समय मिलने पर खेल लेता हूँ। ये मेरा पसंदीदा खेल है। जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो यहाँ के लड़कों से मेरी जान पहचान हो गई। उनके पास एक फुटबॉल थी। हम सुबह ट्रेनिंग करते और शाम को फुटबॉल खेलते। बड़ा होकर मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। जब मुझे मेरे लायक अच्छा लड़का मिल जाएगा तो मैं जरूर शादी करूंगी। मुझे 4 बच्चे होंगे, 3 लड़के और 1 लड़की। मैं उन्हें ऐसी शिक्षा दूंगी कि वे अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे ढंग से निभाएं।
खुद का पेट भरने और अक्रा में गुजारा करने के लिए उन्हें किसी तरह इस सिस्टम में घुसना होता है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे के व्यापारी हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं। वे उन्हें अगर दिन के 40-50 रुपए भी दे देते हैं तो वो अपना किसी तरह गुजारा चला लेते हैं। इन लड़कों के पास और कोई चारा ही नहीं है। वे ये नहीं कह सकते कि हमें और पैसे चाहिए, मुझे और पैसे दो, क्योंकि उन्हें फिर यही जवाब मिलेगा कि अच्छा तुम्हें और पैसे चाहिए, चलो निकलो यहाँ से।